हेलो गाइस, आज हमारे साथ है आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर मिस्टर संजीव कुमार और आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट को अपना थीसिस को अप्रोच करना चाहिए एंड किस बेसिस पे अपने टॉपिक्स को सेलेक्ट करना चाहिए। तो पहले मैं इनके बारे में बता दूं, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन फ्रॉम किड्स स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से कंप्लीट किया है। हिज इंटरेस्ट लाइज इन पेंटिंग एंड डिजाइन और इन्हें वैल्यू एडिशन में यकीन है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मिस्टर संजीव, आप जानते हैं कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट को ऑलरेडी बहुत कुछ करना पड़ता है टू बी एन आर्किटेक्ट। सो व्हाट डू यू फील कि उन्हें थीसिस का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए और किस बेसिस पे करना चाहिए और क्या पॉइंट्स उन्हें दिमाग में रखने चाहिए ताकि वो अपने थीसिस को अच्छा भी बना सके और साथ में वो उनके लिए वैल्यूएबल भी हो इन फ्यूचर। तो मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स को अपना थीसिस टॉपिक कोई डिसाइड करना है तो सबसे पहली चीज़ तो उनको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि उनको किस चीज़ों पे इंटरेस्ट है, क्योंकि थीसिस एक काफ़ी इन डेप्थ वाला प्रोजेक्ट है। आपका जो भी आप अभी तक सीखे हो वो सारा कुछ उस थीसिस के अंदर रिफ्लेक्ट करता है और वही थीसिस का जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली वही थीसिस का प्रोजेक्ट आप आगे रेज्यूम में आपका जो पोर्टफोलियो होगा आप उसमें भी डालोगे। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप जो एक थीसिस का प्रोजेक्ट बनाओ वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो और आपका कंप्लीट जो 4.5 ईयर का जो आपका हार्डवर्क है वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इस वजह से आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस पे लाई करता है। अगर आपका इंटरेस्ट रेसिडेंशियल डिज़ाइंस में लाई करता है तो आप रेसिडेंशियल टाइप के ही कोई प्रोजेक्ट्स चूज़ करो, किसी भी तरह का हो बट रेसिडेंशियल के अंदर हो। अगर आपको लगता है कि आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पिकअप करो। अगर आपको लगता है कि आप अर्बन डिज़ाइंस के अंदर हो, आप टाउन प्लानिंग के अंदर ज़्यादा अच्छे हो तो आप उसी तरीके के थीसिस प्रोजेक्ट्स लो। अगर आपको लगता है कि आप लैंडस्केप के अंदर ज़्यादा अच्छा हो तो आप लैंडस्केप का ही प्रोजेक्ट्स लो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी क्योंकि जो आपका 6 मंथ्स होगा उसके अंदर आप काफ़ी सारे आउटपुट्स देने वाले हो, काफ़ी सारा रिसर्च करने वाले हो और उस 6 मंथ्स के अंदर आपको सारा इन डेप्थ अपना नॉलेज उसके अंदर आपको झोंक देना है। जो आपका रिपोर्ट होगा, जो आपका थीसिस का प्रोजेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें उसी के ऊपर बनेंगी। तो जैसे आपने कहा कि हमें अपना जैसे इंटरेस्ट होता है उसमें वो प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि प्रोजेक्ट चूज तो कर लेते हैं बट एट द एंड वो इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाते या उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने वो चीज नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए। तो ये गड़बड़ी आता कहाँ से है? व्हाट डू यू थिंक कि फॉल्ट कहाँ है? तो मुझे जो लगता है वो ये है कि जब स्टूडेंट्स एक टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक भले ही उनके इंटरेस्ट का हो बट जो स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वो चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अर्बन डिज़ाइन चूज़ करता हूँ, टाउन प्लानिंग चूज़ करता हूँ तो वो एरिया इतना ज़्यादा बड़ा वो चूज़ कर लेंगे कि वो 6 मंथ्स के अंदर उनको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को समझो कि जब एक फर्म के अंदर जब कोई भी डिज़ाइनिंग होता है तो उसके अंदर पूरी एक टीम होती है, काफ़ी एक्सपर्ट लोग होते हैं, काफ़ी हायरार्की में लोग होते हैं, जूनियर आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट और काफ़ी सारे लोग होते हैं, तब वो प्रोजेक्ट होता है। और जब आप एक थीसिस करते हो तो 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट सारा हेडेक आपके सर के ऊपर होता है। उसी के अंदर आपको बाकी सबमिशंस भी करनी है, आपको मॉडल भी बनाना है, आपको सारे ड्राफ्टिंग भी करनी है, 3D भी करना है, सब कुछ 6 मंथ्स के अंदर करना है। तो आप इस चीज़ को देखो कि आप उतना ही बड़ा स्केल चूज़ करो जो आप 6 मंथ्स के अंदर एक ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर पाओ। अगर आप एक प्रोजेक्ट ले रहे हो जिसको आप आधा ही कंप्लीट कर पाओगे तो वो चाहे कितना भी अच्छा हो वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आप टोटल 18 ब्लॉक्स बनाने वाले हो, एक बिल्डिंग के आप टोटल 18 ब्लॉक्स बनाने वाले हो और आप बहुत हार्डवर्क करके 6 मंथ्स के अंदर आपने 4 ब्लॉक बनाए तो बाकी के ब्लॉक्स का ना आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, ना आपके पास उसका 3D है, ना मॉडल है, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आगे शो करने में। उससे बेटर है कि आप उतना ही बड़ा प्रोजेक्ट लो जितना आप अकेले हैंडल कर सको और ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सको। अब जैसे कि आपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया है तो हम देखते हैं कि थीसिस में कुछ तो बहुत नए टॉपिक्स होते हैं और कुछ ओवर द ईयर्स रिपीटेड ही होते हैं। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? कैन वी टेक द रिपीटेड टॉपिक्स या हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचना चाहिए हमें? तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई एक टॉपिक चूज़ करना है तो इट्स ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाओ। जैसे कि मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। मेरे ही एक क्लासमेट ने स्पेस सेंटर का डिज़ाइन चूज़ किया था। तो जब आप एक स्पेस सेंटर डिज़ाइन करते हो तो आप समझो कि पहली बात कि जब आप पास आउट हो गए तो वो स्पेस सेंटर आपको सीधा नहीं मिलने वाला है डिज़ाइन करने के लिए, ना ही जो फर्म आपको लेगा वो स्पेस सेंटर डिज़ाइन करता है।
तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो गई। आप जिस लेवल पे हो आप ट्राई करो कि उस लगभग उस लेवल का या उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का आप चूज़ करो। और मोस्टली आप जब इंटर्नशिप किए हो तो आप देखो कि आपने किस तरीके के फर्म के अंदर इंटर्नशिप की है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक्सपर्टीज़ मिल जाती है। जब आप उस फर्म के अंदर इंटर्नशिप करते हो तो आपको 6 मंथ्स के अंदर उसके बारे में एक इन डेप्थ बताया जाता है। अगर आप एक फर्म पे ज्वाइन किए हो जहाँ पे ज़्यादातर रेसिडेंशियल डिज़ाइंस होती है, तो आप जब रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि उसकी सारी डिटेल्स, सारी टेक्निकलिटीज़ आपको पता होंगी। तो आप उसी तरीके का प्रोजेक्ट लो जिसके बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा सा पता है, आपने इंटर्नशिप उस फील्ड के अंदर किया है और आपका इंटरेस्ट भी लाई करता है। तो ये सारी बातें तो हो गई प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब आता है कि जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसके लिए हमें वैरायटी ऑफ स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो आपके हिसाब से हमें कौन से स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? I mean, जैसे हमारा कॉम्पोजिशन होता है, वी हैव टू मेक दी 2D प्लान्स, 3D चाहिए होता है, रेंडर व्यूज चाहिए होता है, तो किस चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये समझो कि आप जब एक जूरर के सामने प्रेजेंट करते हो तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्लानिंग। क्योंकि जो भी आप एक प्रोजेक्ट लोगे वो फंक्शनली और टेक्निकली ज़्यादा एक्सेसिबल होना चाहिए, ज़्यादा ईजिली यूज़ होना चाहिए, रादर देन कि आप बहुत ब्यूटीफुली आप मैग्निफिसेंट को एक 3D बनाओ या फिर आप एक मॉडल बनाओ। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि जो आपका मॉडल है वो मॉडल आप लेकर किसी भी फर्म नहीं जाओगे, अपने जॉब के लिए नहीं लेकर जाओगे, तो आप पहली बात कि उस मॉडल को आप नहीं लेकर जा सकते हो। सेकेंड हो गया आपका 3D भले ही बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे, बट जब भी आप एक फर्म के अंदर आप अप्लाई करते हो तो वो फर्म के अंदर उनको टेक्निकलिटीज़ पता है। अगर आपका 3D बहुत सुंदर है, फंक्शनली उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, स्टेयरकेसेस गलत है, आपका वेंटिलेशन नहीं है, आपका डक्ट एरिया नहीं दिया हुआ है, तो वो उस 3D का कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका प्लानिंग सबसे सुपर्ब होना चाहिए, उसमें आपका मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका स्पेस अच्छा होना चाहिए, आपके सारे बायलॉज, आपके सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ही आप फोकस करो कि आपको 3D बनाना चाहिए। तो 3D सेकंड में आता है, सबसे पहले आता है 2D, उसके बाद आता है 3D और लास्ट में आता है आपका मॉडल। तो आप इस तरीके से आप प्लान करो, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होगा। आपने जैसे बताया कि हमें बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स डालनी होती है एक प्रोजेक्ट में, जैसे स्टेयरकेस, डक्ट्स, जो भी आपने मेंशन किया, तो उस चीज़ के लिए कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं बट वो उस चीज़ को टाइम नहीं देते, जो जिसको हम लिटरेचर स्टडी या केस स्टडी बोलते हैं। सो वो आपके अकॉर्डिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है द लिटरेचर स्टडी एंड द केस स्टडी एक थीसिस प्रोजेक्ट के लिए? उसमें हमें कितना अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या कितना रिसर्च करना चाहिए ताकि वो हमें हेल्प करे फॉर आवर थीसिस? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बताया है कि आपका जो लिटरेचर स्टडी हो गया, आपका जो केस स्टडीज हो गई, इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। जब भी आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है तो 6 मंथ सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए नहीं मिलता है, पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना है और आपको उसके बारे में एक कंप्लीट नॉलेज लेना है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अपना फर्स्ट मंथ, जो आपका 6 मंथ्स का आपको टाइम ड्यूरेशन मिला है, उसका फर्स्ट मंथ सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखो, आप सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उसके बाद स्टार्ट करो, बिकॉज प्रिपरेशन कम्स बिफोर सक्सेस। तो आपको एक इन डेप्थ नॉलेज चाहिए हर एक प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप एक प्रोजेक्ट ले रहे हो, तो अगर मैं एक टॉपिक पकड़ता हूँ जैसे कि गेटेड कम्युनिटी, तो ये गेटेड कम्युनिटी का टॉपिक हो गया। अब मैं इस गेटेड कम्युनिटी के पीछे हर एक रिसर्च करूंगा। मैं देखूंगा कि अगर मैं एक सिटी के अंदर हूँ तो कितने बिल्डर्स हैं जो नया नया अपना अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स बना रहे हैं, तो मैं खुद जाकर वो सारे फ्लैट्स को विजिट करूंगा, कहाँ पे उसका लॉन एरिया बना हुआ है, कहाँ पे कम्युनिटी हॉल बना है, कितने फ्लोर का बिल्डिंग है, क्या FAR के हिसाब से बना हुआ है, कितना उसमें मूवमेंट है, कहाँ पे पार्किंग है, क्या हाइट है और किस तरीके के वो सारे डिज़ाइंस को बनाए गए हैं। सबका प्लान्स और सबका डिटेल्स आपको वैसे भी वेबसाइट में मिल जाएगा अलग अलग बिल्डर्स का, और आप खुद से भी जाकर मल्टीपल आप फ्लैट्स को विजिट करो। आप डायरेक्टली बोलो कि मुझे फ्लैट खरीदना है और मैं जाकर देखना चाहूँगा, तो जब आप खुद 10 से 15 अपार्टमेंट्स विजिट कर चुके होंगे, उसके प्लानिंग को स्टडी कर चुके होंगे, पार्किंग स्टडी कर चुके होंगे, स्पेस, मूवमेंट, FAR, हर चीज़ को स्टडी कर चुके होंगे, उसके बाद आप थ्योरी भी पढ़ोगे, तो आप सोचो कि आपके अंदर कितना ज़्यादा नॉलेज होगा। और फिर जब आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा वो प्रैक्टिकल रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो थ्योरी में आप लोग पढ़ते हो वो कई सारे वेस्टर्न थ्योरीज के ऊपर होते हैं। जैसे कि आपका जो चीज़ें वेस्ट के अंदर यूज़ की जाती है, फॉरेन के अंदर जो चीज़ें यूज़ की जाती है, बट जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा इंडियन के हिसाब से बनाओ, क्योंकि आपको एट द एंड आपको इंडिया के अंदर वर्क करना है और आपको इंडियन कस्टमर्स को ही ज़्यादा केटर करना है। तो आप उस हिसाब से स्टडी करो, उस हिसाब का आप डिज़ाइन बनाओ। सो जैसा आपने कहा कि हमें अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं, बट हम पढ़ते कुछ और हैं, तो हम इंडियन स्टैंडर्ड्स को अपने डिज़ाइन में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे
कि बिल्डिंग जो हमने प्लान किया है वो वैसा हो भी और वो कंस्ट्रक्शन भी उसका पॉसिबल हो, क्योंकि हमारा थ्योरी तो वैसा है नहीं। सो हाउ कुड वी लाइक कोरिलेट कि इन दोनों को कैसे हम साथ ही साथ कर सकते ताकि वो फिजिबल भी हो और वो हम कर भी सके। तो अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो इंडिया के अंदर कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता है। ये एक फैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूं। मेरे खुद के वीडियोस के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको वीडियो के अंदर बतला नहीं पाता हूं या फिर मैं उस चीज़ को शो नहीं कर सकता हूं कि वो स्टैंडर्ड्स किस तरीके से इंडिया के अंदर फॉलो होता है। जब आप एक कॉलेज के अंदर होते हो, 3 दीवारी के अंदर आपको कुछ और पढ़ाया जाता है, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर उतरते हो तो कंप्लीटली कुछ और ही होता है। तो यहाँ अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आपको इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करना है, तो आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से यहाँ का मार्केट वर्क करता है। तो आपको खुद से, जब तक आप एक साइट पर नहीं जाओगे, आप 4 बिल्डिंग्स खुद से नहीं देखोगे, तो आपको वो स्टैंडर्ड समझ में नहीं आएगा। काफ़ी सारे लॉज है जो इंडिया के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंडिया के अंदर फॉलो नहीं होते। जब एक अपार्टमेंट बनता है तो वो काफ़ी बड़े स्केल में बनता है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें फॉलो भी होती है। बट जब एक नॉर्मल इंडिविजुअल रेजिडेंशियल हाउस बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है जो फॉलो नहीं होती है। क्यों फॉलो नहीं होती है, क्या रीज़न है उसके पीछे, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकली जाकर देखोगे। जब आपको समझ में आएगा कि क्लाइंट का बजट कितना है, उसके पास कितना अवेलेबल लैंड है और किस तरीके से वहाँ पे डिज़ाइनिंग की जाती है, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे एक स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो की जाती है। हाँ, अब आप थीसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो इन चीज़ों को आप थीसिस के अंदर नहीं दिखला सकते हो, क्योंकि थीसिस आपका हो गया कि आपको एक स्टैंडर्ड्स आपको दिखलाना है कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी है, ये चीज़ें मुझे पता है और इस स्टैंडर्ड का वो बनाया जाता है। तो आप थीसिस के अंदर ये सारी चीज़ें मत इन्वॉल्व करो, बट आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका एक जूरर आएगा तो वो जूरर आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो मार्केट में रहता है, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। तब आपका हर एक नॉलेज उसके सामने दिखेगा और उसको समझ में आएगा कि आपको इन डेप्थ कितनी नॉलेज है, आपको प्रैक्टिकल फील्ड का कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है। जब आप एक जॉब के लिए जाते हो तब भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होती है अगले के लिए। सो मिस्टर संजीव, आपके हिसाब से थीसिस प्रोजेक्ट का एम क्या होना चाहिए? लाइक एक स्टूडेंट को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? क्या उसे अपने प्लान्स को या बिल्डिंग को सुंदर बनाना है, या उन्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या उनको कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाना है? तो आपके हिसाब से किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके बनाना चाहिए ताकि वो अच्छा बने? तो फ्यूचर एम के बारे में बात करूँ तो आपको थोड़ा सा देखना है कि आपको क्या मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। जब आप एक इंटर्नशिप के अंदर होते हो तो आपको पता चलता है कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं कि आप मार्केट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स लाई करती है। अगर आप उन प्रॉब्लम्स में से एक छोटा सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो वो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, और आपको थीसिस टॉपिक के अंदर उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दिखाना है, और किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, उसको कितनी टेक्निकलिटीज उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, कितने सारे प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होंगी, वो सारी चीज़ें आपको दिखलानी है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक डिज़ाइनर के लिए, किस तरीके से वो एक प्रॉब्लम को अपने डिज़ाइंस के थ्रू सॉल्व कर सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा नर्वस होने की चीज़ नहीं है ये थीसिस। आप खुद एक, अगर आपका इंटरेस्ट लाई करता है तो आप काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो, और एक टाइम लिमिटेड के अंदर और एक रियलिस्टिक अप्रोच लेकर आप एक काफ़ी अच्छा थीसिस कर सकते हो। सो अब आपसे एक आखिरी सवाल, आप उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे जो कि अभी अपने इंटर्नशिप्स में है या अपने फाइनल ईयर में है और उन्हें थीसिस अभी जस्ट स्टार्ट करना है? सो उनके लिए क्या कुछ प्रो टिप जो आप चाहेंगे उन्हें देना? तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो एक स्टूडेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ले लेता है अपने ऊपर कि मुझे ये थीसिस कंप्लीट करना है, इसमें रिपोर्ट सबमिशन है, 2D है, 3D है, बाहर से इतने सारे जूरर्स आएंगे, और एक बहुत बड़ा सा सर पे बर्डन ले लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप एक फ्री माइंड से एक रियलिस्टिक अप्रोच लेकर और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक प्रोजेक्ट बनाओ, और जितना भी आपका नॉलेज आपने इस 4-4.5 साल में गेन किया है वो सब कुछ उस थीसिस के अंदर दिखाओ, एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू कि आपका थीसिस सबसे बेस्ट होगा। Thank you so much, sir. That was quite informative, and I hope students would enjoy that. Thank you so much. थैंक यू। होप सो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं sahufoundations.com, और बाकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है और आपको इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स करना है तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 3 मंथ्स और 1 ईयर का है, जिसके अंदर हम लोग आपको कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें सिखाते हैं। जैसे कि आपको 5 सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, उसके अंदर ऑटोकैड, वी-रे, स्केचअप, फोटोशॉप, लूमियन, सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। उसके बाद हम लोग आपको थ्योरी क्लासेस भी देते हैं, जिसके अंदर आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि किस तरीके से इंटीरियर में जो यूज होते हैं वो सारे मटेरियल्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम लोग आपको साइट एक्सपीरियंस देते हैं, तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स पर आपको ले जाया जाएगा, जहां पे आपको समझ में आएगा कि जो ड्राइंग्स आप लोग बनाते हैं वो एक्चुअल साइट पे कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके बाद हम लोग आपको एस्टिमेशन सिखाते हैं, जिसके अंदर कि आपको एस्टिमेशन समझ में आएगा कि कैसे किसी एक रूम का कॉस्टिंग निकाला जाता है, वो कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, कैसे सारी चीजों की प्राइसिंग डिसाइड की जाती है और ओवरऑल एक एरिया का क्या एस्टिमेट बन सकता है। इसके बाद हम लोग आपको वास्तु सिखलाएंगे। वास्तु के अंदर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वास्तु के हिसाब से एक प्लानिंग की जाती है, कहां से एंट्रेंस होता है, कहां पे वॉल, कहां पे कौन सा कलर लगता है, ये सारी चीजें हम लोग वास्तु के बारे में सिखाते हैं। और फाइनली आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे आप एक सर्टिफाइड डिजाइनर बन जाते हो। तो आप सर्टिफाइड डिजाइनर हमारे साइट से बनते हो और साथ में ही अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हो तो हम लोग एक MSME रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, जिसके तहत अगर आपको खुद का एक बिजनेस करना है तो आपको गवर्नमेंट के साइड से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। हर एक सपोर्ट सिस्टम और हर एक हैंड होल्डिंग हम लोग देते हैं अपने कोर्स के अंदर। तो अगर आप इस कोर्स में भी इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं sahufoundations.com, और बाकी की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।